नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कुछ समाचार पत्रों की कतरनों की, जो कि आज की मुख्य सुर्खियाँ बनेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है। हालांकि कल नामांकन का आखिरी दिन था। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान होने हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ हिंसा थम रही है, इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर केंद्र को पत्र लिखने का निर्देश दिया है, जिसके तहत पंचायत के चुनाव केंद्रीय बल यानी कि अर्धसैनिक बलों के साय में कराए जाएं। निश्चित तौर पर जिस तरह की वहाँ हिंसा थम नहीं रही है, उससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। उच्च न्यायालय ने ये भी व्यवस्था दी है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उसको केंद्रीय बलों के पर्यवेक्षण के तरह ही करना चाहिए। सीबीआई की 10 राज्यों में नो एंट्री हो गई है। 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई को लेकर अपने राज्य में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि वो सीबीआई एक योजना के तहत विदेशी सीबीआई योजना के तहत विपक्षी सरकार को टारगेट करती है। तो इन राज्यों ने एक तरह से अपने राज्यों में सीबीआई को प्रवेश देने से इनकार किया है। निश्चित तौर पर ये जो रवैया है बहुत ही गलत साबित होने वाला है। निश्चित तौर पर इसमें टकराव पैदा होगा। पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और बंगाल ने ये कहा कि वो अपने राज्य में सीबीआई को किसी भी तरह प्रवेश नहीं देंगे। उधर कर्नाटक से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि उन्होंने धर्मांतरण कानून को रद्द कर दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इनके आनुषंगिक संगठनों को जो भी फंडिंग सरकार द्वारा उनके प्रकल्पों को दी जा रही थी, उस पर भी अब बैन लगेगा। मंडी अधिनियम में भी सरकार संशोधन करेगी। मणिपुर की हिंसक घटनाओं को भी अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री और विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन के घर को जला दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर वहाँ की स्थिति की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि उनके घर को जला दिया गया और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। नेहरू सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री
संग्रहालय कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इसको लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस आवास, हालांकि ये प्रधानमंत्री जितने भी देश के हुए हैं उनके संग्रहालय के रूप में 3 मूर्ति भवन में काम चल रहा था, लेकिन जिस तरह से इसके नाम को बदला गया है उसको लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाए हैं और ये कहा है कि अगर उन्हें नाम बदलना ही चाहिए तो वो अलग से भवन बनाते और उसमें उसका नाम चाहे कुछ भी रख लेते। उन्होंने विभिन्न खेल स्टेडियम के नाम जो दूसरी सरकारों ने बनाए थे उसको बदलने को लेकर ही, जैसे कि गुजरात में सरदार पटेल के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम था जिसको बदल कर उन्होंने मोदी के नाम पर कर दिया, और लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम जो कि अखिलेश यादव ने बनवाया था उसको भी बदल कर अटल बिहारी स्टेडियम कर दिया गया, जिसको लेकर भी इसमें विपक्षी दलों ने इसके लिए आलोचना की है। कर्नाटक में जिस तरह से कोर्स बदले जा रहे हैं और उनके सरकारें ये तय कर रही हैं कि बच्चे क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, इस बात की भी आलोचना की गई है, क्योंकि अभी तक इतिहास में बाबा अंबेडकर, ज्योतिरादित्य फुले और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोर्स में पढ़ाया जा रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलकर हेडगेवार और सावरकर का कोर्स उसमें शामिल कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने इसे बदलते हुए फिर से भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। कुछ समाचार पत्रों ने आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस को ऑफर दिए जाने को मनोरंजक ढंग से पेश किया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार के मंत्री कांग्रेस को विपक्षी एकता के मद्देनजर एक ऑफर दिया था कि अगर वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार करती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसे हैं। हालांकि अभी शीर्ष नेतृत्व ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह से ये बातें मीडिया में आ रही हैं उससे निश्चित तौर पर 23 तारीख को पटना में होने वाली रैली भी प्रभावित हो सकती है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी बीआरएस के कार्यालय का उद्घाटन किया और उन्होंने घोषणा की कि वो पूरे महाराष्ट्र के सभी चुनाव, पार्षद से लेकर लोकसभा तक के चुनाव उनकी पार्टी वहाँ लड़ेगी। निश्चित तौर पर ये जो कदम है ये विपक्षी एकता में ये पलीता लगाने वाला कदम है, क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर जहां पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और अभी कुछ माह पूर्व के चंद्रशेखर राव सभी में विपक्षी एकता के लिए घूम रहे थे
और उनका अचानक विपक्षी एकता से कतरा कर निकल जाना और उधर पटना रैली में शामिल न होने के संकेत देना, ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर विपक्षी एकता को इससे झटका लगेगा। और मणिपुर की घटनाओं को लेकर ज़्यादा समाचार पत्रों ने अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया है। निश्चित तौर पर मणिपुर की घटनाएं एक खतरनाक स्थिति में चल रही हैं, जिसमें कि दो समुदायों के बीच में एक दूसरे के घरों को जलाने, बस्तियों को जलाने, एक दूसरे पर हमले की घटनाओं को करने के कारण निश्चित तौर पर ये देश की स्थिति नहीं है। जिस तरह केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के कुकी मंत्री, महिला मंत्री का घर जलाया गया, उससे ये बात तय हो गई है कि राज्य सरकार मणिपुर की स्थिति सुधारने में विफल रही है। जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री के घर को 400 लोगों की अराजक भीड़ ने जला दिया और पुलिस देखती ही रह गई। अर्धसैनिक बल भी वहाँ उपस्थित रहे, भारी पुलिस बल भी उपस्थित रहा, जिसके बावजूद उनके घर को जलाया गया। तो इससे ये बात तय है कि बीरेन सिंह सरकार वहाँ की कानून व्यवस्था संभालने में असफल हो रही है। अभी आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर दिल्ली में गृह मंत्री के आवास के बाहर कुकी समुदाय की महिलाओं ने मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया था और उन्होंने प्रदेश में उनको हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को मणिपुर की स्थिति के मद्देनज़र कोई खड़ा कदम उठाना ही चाहिए। जिस प्रकार वहाँ बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के घर जलाए जा रहे हैं, उससे ये बात तय हो रही है कि राज्य सरकार का या पुलिस का कोई भी इकबाल नहीं रहा है। तो ऐसी सरकार को हटाना ही चाहिए। लेकिन राजनीति के तहत बीरेन सिंह को वहाँ रखा जा रहा है। उसी प्रकार बंगाल के पंचायत चुनाव को लेकर भी अखबारों ने, तमाम अखबारों में लेख भी लिखे गए हैं, जिस प्रकार की वहाँ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि नामांकन के दौरान कोई धांधली नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में हिंसा, नामांकन के दौरान हिंसा में कई लोग मारे गए हैं और कई जगह बमबाजी और घरों को जलाने की घटनाएं भी हुई हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को वहाँ कठोर कदम उठाना चाहिए और अगर उनसे नहीं बनता तो केंद्रीय बल की मांग करना चाहिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। आशा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बारे में कोई कठोर कदम उठाएंगी और इसका कठोर कदम उठाने के बाद लोगों को इस तरह की व्यवस्था देंगी जिससे कि वो बिना डरे, बिना झटके अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। कर्नाटक में जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है और सरकार योजना के तहत जिस प्रकार बच्चों के साथ उनकी किताबों में छेड़छाड़ करके परिवर्तन करती जा रही है, उसको भी वह लोगों ने ठीक नहीं माना है। निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार अपनी योजना के तहत अपनी कुत्सित मंशा के तहत इस तरह बच्चों को निशाना बनाएगी तो निश्चित तौर पर भावी पीढ़ी के लिए ये ठीक नहीं होगा। आज के लोक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।